चैप्टर 28 ट्रेनिंग मोन्टाज। दिन पंख लगाकर उड़ते गए। सनी के पास केवल 4 हफ्तों का समय था खुद को ड्रीम रियल्म की यात्रा के लिए तैयार करने का। इसीलिए उसके पास एक पल भी बर्बाद करने का मौका नहीं था। वो पूरी निष्ठा से अपने शरीर और मन दोनों को सीमा तक धकेलते हुए जितना ज्यादा ज्ञान और कौशल सीख सकता था, सीखने की कोशिश में लगा रहा। दिन में वो टीचर जूलियस से सीखता था, धीरे धीरे ये जानना कि बिना सभ्यता के भी कैसे जिंदा रहा जाए। उनके पाठ कभी सरल होते, जैसे आग जलाने के विभिन्न तरीके, तो कभी बेहद जटिल और रहस्यमयी, जैसे तारों से दिशा पहचानना। लेकिन तारों से दिशा पहचानना इतना मुश्किल क्यों था? क्योंकि जैसा कि पता चला, ड्रीम रियल में सितारों की स्थिति एक जैसी नहीं होती। हर क्षेत्र की अपनी अलग अलग तारों और नक्षत्रों की व्यवस्था होती थी, और यहाँ तक कि चंद्रमाओं की संख्या भी अलग अलग हो सकती थी। सूरज तो समान दिखता था, पर उसका व्यवहार पूरी तरह से अप्रत्याशित था। फिर भी यदि आपके पास पर्याप्त ज्ञान हो तो आसमान को देखकर भी दिशा का पता लगाया जा सकता था। वैसे तो ये सभी चीजें स्कूल के पाठ्यक्रम में पहले से सिखाई जाती थीं और ज्यादातर स्लीपर्स इन्हें जानते थे। पर किताबों से कुछ पढ़ना और एक असली अवेकेंट से वही बात सीखना, ये दोनों बिल्कुल अलग अनुभव थे। टीचर जूलियस की एक आदत थी, वो पढ़ाते समय हर बात की गहराई में जाते थे, और इसी आदत की वजह से सनी सिर्फ क्या नहीं सीख रहा था, बल्कि क्यों भी समझने लगा था। ड्रीम रियल्म के मूल सिद्धांतों की ये शुरुआती समझ उसे हर परिस्थिति का सामना करने के लिए थोड़ा बहुत तैयार कर रही थी। यहाँ तक कि मृत भाषाओं के पाठ, जिन्हें सनी ने पहले बेकार समझा था, वो भी अब उसे रोमांचक लगने लगे थे। इसका एक बड़ा कारण ये था कि ये भाषाएं स्पेल से जुड़ी थीं। आखिर स्पेल मनुष्यों से इन्हीं भाषाओं में संवाद करता था। भाषा जानकर वो स्पेस की टिप्पणियों और विवरणों को बेहतर समझने लगा। इसका सबसे साधारण उदाहरण नेफिस का ट्रू नेम था, चेंजिंग स्टार। जबकि अनुवाद सही था, फिर भी इसका असली अर्थ पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होता था। रूनी भाषा की व्याकरणिक संरचना को समझने के बाद स्पष्ट हो गया कि इसका सही अनुवाद होता है स्टार ऑफ चेंज। और भी दिलचस्प बात यह थी कि चेंज के लिए कई रून होते हैं जिनका अर्थ अलग अलग होता है, जैसे रूइनस स्टार या स्टार ऑफ मिसफॉर्च्यून। बस शब्दों के इस छोटे से फर्क से असल जिंदगी में बहुत कुछ बदल सकता था। सनी, जो पहले कभी गंभीरता से नहीं पढ़ा था, अब इस थ्योरी के महासागर में डूबने की प्रक्रिया को अजीब, सुन्न करने वाली और थकाने वाली मानता था। पर एक मायने में ये अनुभव रोमांचक भी था। ज्ञान वो चीज थी जो सिर्फ अमीरों को मिलती थी, और यही ज्ञान का विशेषाधिकार ही उन्हें सत्ता में बनाए रखता था। एक ऐसा दुष्चक्र जिसे तोड़ पाना असंभव था। गरीबों के पास पढ़ाई का मौका नहीं था, और अच्छी शिक्षा के बिना वो कभी गरीबी से बाहर नहीं निकल सकते थे। सबसे अजीब बात यह थी कि अब सनी खुद उन विशेषाधिकार प्राप्त लोगों में से एक था, और इससे भी बढ़कर वो समाज की सीढ़ी के सबसे ऊपर था। उसे अनगिनत ज्ञान के स्रोत उपलब्ध थे, खाने पीने और रहने की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई थी, ताकि वो पूरी तरह से खुद को अवेकेंट के रूप में निखारने में लगा रह सके। अगर उसके पास थोड़ा भी समय होता तो शायद वो इस सब पर गहरी दार्शनिक सोच में डूब जाता। पर उसके पास समय नहीं था, क्योंकि टीचर जूलियस हर दूसरे दिन प्रैक्टिकल लेसन भी करवाते थे, चाहे वो वर्चुअल रियलिटी में ही क्यों ना हो। वो जोर देकर पूरे फुल इमर्शन स्टेशन का उपयोग करवाते थे, जिसमें फिजिकल फीडबैक भी शामिल था। नतीजा ये हुआ कि सनी पूरी तरह थका हारा, हड्डियों तक थकान से चूर हो गया। पर एक अच्छी बात यह थी कि इतनी मेहनत और उसके फिर से गढ़े गए शरीर के साथ वो पहले से कहीं बेहतर शारीरिक स्थिति में था। भले ही उसे अब तक असली कॉम्बैट ट्रेनिंग न मिली हो, फिर भी उसकी ताकत, स्टैमिना और फुर्ती दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। असल में फर्स्ट नाइटमेयर से बाहर निकलने के बाद उसके शरीर की जो कायापलट हुई थी, उसने उसे मानवीय क्षमताओं की चरम सीमा तक पहुंचा दिया था। लेकिन उस क्षमता को असल में पाने के लिए पसीना, मेहनत और सच्ची लगन की जरूरत थी, और जंगल में सर्वाइवल के व्यावहारिक अभ्यास ने उसे यही अवसर दिया। और जैसे ये सब कम था, सनी रात में चुपके से अन्य स्लीपर्स के बारे में जानकारी भी इकट्ठा करता था और अपनी शैडो कंट्रोल की पकड़ को भी निखारता रहा। उसकी परछाई अब इतनी स्वतंत्र हो गई थी कि वो बिना उसकी सीधी निगरानी के भी स्काउटिंग कर सकती थी। वो चुपचाप इधर उधर घूमती, बातचीत सुनती और अलग अलग कक्षाओं को देखती जहां स्लीपर्स अपनी एस्पेक्ट एबिलिटीज का प्रदर्शन करते थे। फिर रात में जब सनी खाना खाकर अपने कमरे में लौटता, तो उसकी परछाई वापस आकर सारी जानकारी साझा करती। बस एक परेशानी थी, परछाई जितनी बाहर से चतुर लगती थी, अंदर से उतनी ही भोली थी। उसे इंसानों की दुनिया की समझ नहीं थी, इसीलिए वो जरूरी जानकारी और बेकार गॉसिप में फर्क नहीं कर पाती थी। अक्सर सनी को काम की जानकारी के बजाय बस रोमांटिक अफवाहें ही मिलती थीं।
यही तरह तरह की बातें सुनकर उसे पता चला कि स्लीपर सेंटर में रोमांस का माहौल गर्मा रहा है। आखिर 100 सुंदर युवा एक साथ बंद थे और ऊपर से मौत का साया हमेशा उनके सिर पर मंडरा रहा था। बहुतों को लगता था कि जिंदगी छोटी है तो जो भी करना है अभी कर लो। इस डर के साये में प्रेम की कलियां खिलने लगी थीं। सनी इस पूरे माहौल से पूरी तरह अलग था। पहला कारण, उसने खुद को एक अजीब खतरनाक इंसान की छवि में ढाल लिया था। दूसरा, उसके पास रोमांस के लिए समय नहीं था। और तीसरा, वो किसी के भी करीब आने से डरता था, कहीं ऐसा न हो कि उसे अपना ट्रू नेम बताना पड़ जाए। इन तमाम बातों के अलावा वो धीरे धीरे अन्य स्लीपर्स की एबिलिटीज और फ्लॉस की जानकारी जमा करता रहा और अपनी शैडो कंट्रोल का प्रयोग करता रहा। नतीजे बहुत उत्साहवर्धक थे। उसने जल्दी ही जाना कि उसकी परछाई सिर्फ उसके शरीर को नहीं बल्कि अन्य वस्तुओं को भी बढ़ा सकती है। जब वो किसी हथियार को लपेटती तो वो ज्यादा तेज और घातक हो जाता। जब वो किसी कवच पर होती तो वो ज्यादा मजबूत हो जाता। और ये इजाफा मामूली नहीं था, लगभग 2 गुना। कुल मिलाकर यदि सही तरीके से उपयोग किया जाए तो ये शक्ति सनी को स्लीपर्स के बीच एक असली पावर हाउस बना सकती थी। कई कॉम्बैट एस्पेक्ट्स तेजी या ताकत बढ़ा सकते थे, कुछ रक्षा देते थे, पर सनी की ताकत हर तरह से संतुलित और बहुउपयोगी थी। शैडो साइड, शैडो स्टेप और शैडो स्काउट जैसी क्षमताओं को जोड़कर देखा जाए तो ये वाकई असाधारण था। इसी तरह दिन ब दिन बीतते गए और धीरे धीरे वो हफ्तों में बदलने लगे। और फिर सनी की नजर उठी और देखा कि सर्दियों का संक्रांति दिवस आ ही गया।